हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, बिहार एसएससी के द्वारा जो आगामी एग्जाम आने वाला है उसको लेकर के मैं जीके जीएस का योद्धा सीरीज लेकर के आया हूँ। चलते हैं आज की अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, आज का हमारा जो है 45 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले 44 नंबर क्वेश्चन जो है हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। 1 2 पढ़ाया गया है सेट, और ये आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्कशन बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या कम हो पाता है। तो इसके लिए घबराना नहीं। एक क्वेश्चन में आपको लगभग जो है 7 से 8 या कभी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर गुना कर लीजिएगा, 25 क्वेश्चन भी कराते हैं तो 25 दहे का 250, लगभग जो है आपको 200 से 250 क्वेश्चन कवर अप होता है। ठीक है, तो चलते हैं आज की प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया है? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए, 44वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है और कौन कौन सा कार्य किया गया है उसके बारे में देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए, है ना, आंतरिक अशांति के स्थान पर इसको सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया, है ना। पहले क्या, तो पहले राष्ट्रीय आपात में जो है आंतरिक अशांति था। क्या था? आंतरिक अशांति। उसी को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा करके उसमें क्या जोड़ा गया? तो सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। तो पॉइंट बना के लिखिए, 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया, है ना। सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, विद्रोह को जोड़ा गया। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। पूछ देगा कि जो है कैमे संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, तो कैमा हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन के तहत हो जाएगा। आगे की अगर बात किया जाए तो 44वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, 44वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, लोकसभा और एवं विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, का कार्यकाल, है ना, 6 वर्ष से घटा करके, कितना वर्ष? 6 वर्ष से घटा करके, 6 वर्ष से घटाकर, है ना, 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो अभी बोर्ड पर लिखने की उतना आदत नहीं है, इसलिए, है ना, मैं अपना कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है साफ सुथरा लिखावट हो। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन के बारे में अभी 3 पॉइंट हम बता चुके हैं। पहला कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। दूसरा कि 44वां संविधान संशोधन के तहत
राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। और तीसरा है 44वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया, तो 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसी 44वां संविधान संशोधन के तहत, इसी 44वां संविधान के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को, है ना, मौलिक अधिकार के भाग से हटा करके कानूनी अधिकार में रखा गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी 44वां संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटाकर है ना, कानूनी अधिकार में रखा गया। कानूनी अधिकार में रखा गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने बताया अभी तक, ये जो है काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है अनुच्छेद 19 को एफ, है ना, इसमें अनुच्छेद एफ था, है ना, 19 एफ था। इसी में जो है, या जो है संपत्ति का अधिकार वर्णन था, इसको हटाकर इसको क्या कर दिया, 19 एफ को, है ना, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या है, तो यह कानूनी अधिकार है ना। संपत्ति के अधिकार अब क्या है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष से शुरू हुआ है। कह रहा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार, ये जो नागरिक पुरस्कार है ये सर्वोच्च है, जिसका नाम है भारत रत्न। यह किस वर्ष से शुरू हुआ था, है ना। तो इसके पहले इसका आंसर लगाना भूल गए थे, आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, है ना, प्रभावित किया गया था 300 के ए में, है ना, 300 के ए, क्योंकि 300 के ए के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार क्या था, सम्मिलित था, जिसको हटा करके क्या कर दिया गया, है ना, संपत्ति के अधिकार को जो हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो प्रभावित कौन हुआ, 300 के ए हो गया। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो बता दिया था। तो कह रहा नागरिक पुरस्कार जो सर्वोच्च है भारत रत्न किस वर्ष शुरू हुआ था, 1956, 1952, 1954, 1963। तो आप लोग भी बताइएगा कब हुआ था। इसकी जो स्थापना हुआ था भारत रत्न की, इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। कब हुआ था, 1954 में। चलते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ना, सभी जो है एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट है। अगर देखा जाए तो भारत रत्न की शुरुआत, है ना, भारत रत्न की शुरुआत, है ना, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी, है ना, 2 जनवरी 1954 को हुआ था। 2 जनवरी 1954 में हुआ था, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इस समय जब भारत रत्न शुरुआत हुआ था तो इस समय भारत के राष्ट्रपति थे, है ना, इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न की अगर बात किया जाए, भारत रत्न की अगर बात किया जाए तो साल में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। साल में कितने अधिकतम व्यक्ति को दिया जाता है? तो 3 व्यक्ति को, है ना। इसको लिखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 बार दिया जा सकता है ना। कितने बार दिया जा सकता है? तो 3 बार दिया जा सकता है। और सबसे पहले जो है भारत रत्न किसको मिला था? वो भी 3 व्यक्ति को मिला था। तो सबसे पहले भारत रत्न 3 व्यक्ति को मिला था, है ना। कौन कौन था? तो पहला की अगर बात किया जाए, पहला थे आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य थे, है ना। दूसरा की अगर बात किया जाए, है ना, तो दूसरा में हो जाएंगे आपको सीवी रमन थे, है ना। सीवी रमन थे। और तीसरा की अगर बात किया जाए तो तीसरा में कौन थे? एक और थे, है ना। तीसरा का नाम कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन थे। एस राधा कृष्णन थे। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति को जो है पहले बार में क्या मिला था? तो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक खिलाड़ी में मिला है ना। खिलाड़ी में, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है ना। खिलाड़ी में अगर देखा जाए तो भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो भारत रत्न पुरस्कार ये जो मिला है आपको सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को, है ना। तो ये था मांजरा। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट, और ये सभी पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? रंगपुर के बारे में पूछा जा रहा है। हड़प्पा कालीन स्थल है एक रंगपुर, है ना। तो वो जो रंगपुर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो बताने की कष्ट करेंगे कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? रंगपुर। तो ये है आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है जी? तो गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर की अगर बात किया जाए, है ना, रंगपुर और लोथल से, रंगपुर और लोथल से, है ना। रंगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण मिला है। लोथल से क्या मिला है? चावल का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात में है। रंगपुर और लोथल से किसका प्रमाण मिला है? तो चावल रहने का वहां साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। अगर बात किया जाए स्वतंत्र भारत में, है ना, कि स्वतंत्र भारत में हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई किस राज्य में हुई थी, है ना। स्वतंत्र भारत में हड़प्पा कालीन स्थल की
खुदाई, खुदाई है ना, कहाँ हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? खुदाई गुजरात में हुई थी। गुजरात में हुई थी। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में अगर पूछे, स्वतंत्र भारत के मतलब क्या हुआ? आजादी के बाद, कि आजादी के बाद सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में खुदाई हुई थी? तो ये बताना है आपको। कहाँ? तो गुजरात में हुई थी। कहाँ हुआ था? गुजरात में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? है ना, किसने किया था? 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को पता है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने। सबसे पहले भारत पर आक्रमण, सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण, है ना, मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने। अरबों ने किया था। ठीक है। तो सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब था, है ना। अब बात आ गई है कब किया था? तो कब किया था? सबसे पहले यहीं पर लिख देते हैं, कब किया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि 712 ईस्वी में जो है आक्रमण किया गया था। तो कह रहा है कि किसके नेतृत्व में, मतलब कौन किया था? सीधा सीधे जानिए कि कौन किया था। क्या बख्तियार खिलजी ने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था? मोहम्मद खान ने? मोहम्मद शाह ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है यह आक्रमण किया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि अरबों द्वारा अरबों द्वारा सिंध पर विजय, है ना, सिंध पर विजय, पर विजय की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? किस पुस्तक से मिलती है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपको चचनामा। क्या था? चचनामा। कई बार पूछा गया है ना, चचनामा। और चचनामा के जो लेखक हैं, इसका जो लेखक है ना, इसका जो लेखक है अली अहमद, अली अहमद थे। तो इसका जो लेखक थे कौन थे? अली अहमद थे। ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा है ना, कि तख्ते ताउस पर, है ना, तख्ते ताउस पर, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, मुगल शासक कौन था? कौन था? तो कौन था जी? इसका नाम था मोहम्मद शाह। यहीं पर लिख देते हैं, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है। ओलंपिक जो खेल होता है प्रत्येक 4 साल पर, है ना, उसका जो आदर्श वाक्य है क्या है? सिटियस, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फोर्टियस, सभी, है ना। तो इसका जो है तीनों के तीनों बिल्कुल क्या है? सत्य है। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये जो है इसका सभी जो है आंसर क्या है? सभी, सभी हो जाएगा, क्योंकि ओलंपिक के आदर्श वाक्य ये तीनों है, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस,
सब में जो है स लगल है लास्ट में, सिटियस, सल्टियस, फोर्टियस। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक, ओलंपिक की अगर बात किया जाए तो ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 साल पर खेली जाती है। ओलंपिक ओलंपिक प्रत्येक 4 साल में, 4 साल में खेला जाता है, खेला जाता है। कितने वर्षों में खेला जाता है? तो 4 साल में खेला जाता है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुआ था 1894 में हुआ था। समिति की स्थापना, की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ है ना। कितना हुआ था? 1894 में। और इसका स्थापनाकर्ता कौन थे? तो स्थापनाकर्ता की अगर बात किया जाए, स्थापनाकर्ता, स्थापनाकर्ता तो स्थापनाकर्ता हो जाएंगे आपको पियरे डी कोवार्टिन। क्या हो जाएगा? पियरे डी कोवार्टिन, कोवार्टिन है ना। पियरे डी कोवार्टिन कई एक बार एग्जाम, पियरे डी कोवार्टिन था। कौन था? पियरे डी कोवार्टिन। ओलंपिक की अगर प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए है ना, ओलंपिक की प्रतीक, ओलंपिक की प्रतीक की अगर बात किया जाए तो ओलंपिक प्रतीक में 5 प्रकार का रिंग का प्रयोग किया गया है। ओलंपिक प्रतीक में, ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में, प्रतीक चिन्ह में 5 प्रकार के, 5 प्रकार के, 5 प्रकार के रिंग का प्रयोग किया गया है। का रिंग का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। और ये जो पांचों है अलग अलग कलर का है। उस कलर का मैं नाम लिखना चाहूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। लाल, हरा, पीला, नीला और काला। लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, पीला, नीला और काला, नीला एवं काला है ना। ये 5 कलर का जो है पट्टी है, रिंग है ना, जिसका प्रयोग जो है ओलंपिक में किया जाता है। और ये पांचों जो है किसको डिनोट करता है? तो ये जो पांचों रिंग है, पांचों जो रिंग है, पांचों रिंग किसको डिनोट करता है? तो महादेश की, किसको? महादेश को इंगित करता है। पांचों रिंग महादेश को है ना, महादेश को इंगित करता है, इंडिकेशन करता है, इंगित करता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेबनान की राजधानी कहां अवस्थित है? लेबनान, बेरू, हनोई, निकोसिया, साना। तो लेबनान की राजधानी कहां है ये बताना है। लेबनान की राजधानी, तो इसका जो राजधानी हो जाएगा आपको बेरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरू। लेबनान की राजधानी कहां है? बेरू। उसी तरह से कुछ और भी राजधानी का नाम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे वियतनाम की राजधानी हनोई होता है। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी, वियतनाम की राजधानी हनोई होता है, हनोई होता है। उसी तरह से अगर देखा जाए साइप्रस, साइप्रस की राजधानी,
साइप्रस, साइप्रस की राजधानी जो होता है आपको निकोसिया होता है। क्या होता है? निकोसिया। बिहार एसएससी वाले है ना देश की राजधानी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। ठीक है, अगला राजधानी और भी देख लेते हैं। तो इसी तरह से हम 4-4, 5-5 जो है राजधानी करके सबको याद कर लेंगे। जैसे यमन की राजधानी साना होता है, यमन की राजधानी कहाँ होती है? तो साना होता है। यमन की राजधानी साना, यमन की राजधानी कहाँ होता है? साना होता है। मालदीव के माले होता है, मालदीव के कहाँ होता है? तो माले होता है। मालदीव, मालदीव की जो राजधानी है कहाँ होता है? तो माले, मालदीव के माले हो जाएगा। अगर सीरिया की बात की जाए तो सीरिया के जो है दमिश्क हो जाएगा। सीरिया, सीरिया की राजधानी जो है क्या हो जाएगी? तो दमिश्क हो जाएगी। दमिश्क क्या हो जाएगा? दमिश्क हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप डिस्कशन के साथ अगर पढ़िएगा तो आपको सफलता रोकने वाला कोई नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो अब की बार एग्जाम होने दीजिए बीएसएससी का, मैं इसी बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, है ना, कि कितने क्वेश्चन जो है इस सेशन से मिला है, क्योंकि इसका नाम ही है योद्धा सीरीज। तो अगर आपको योद्धा बनना है तो इस सीरीज से लगातार जुड़ते रहिए। आप इसे स्पीड करके भी देख सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कलहन के लेखक राजतरंगिणी है, बिल्कुल सही है। किस राज्य के बारे में विस्तृत विवरण देता है, मतलब व्याख्या देता है? कलहन के लेखक राजतरंगिणी है। यह क्वेश्चन तो एजिस हो गया कि कलहन के लेखक कौन है? राजतरंगिणी है। वह किस राज्य के बारे में विस्तृत विवरण देता है? तो क्या मेवाड़ का देता है, कश्मीर का, दिल्ली का, विजयनगर का? किसका देता है? तो ये जो विवरण देता है आपको कश्मीर का, किसका देता है? कश्मीर का विस्तृत विवरण देने वाला कौन है? कलहन के राजतरंगिणी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कलहन के राजतरंगिणी। कलहन के राजतरंगिणी ये किसका जो है विस्तृत विवरण देता है? तो जम्मू एंड कश्मीर को। कलहन की अगर बात किया जाए तो कलहन जो है हर्ष, हर्ष और जयसिंह के क्या था? कवि थे। कलहन किसका जो है कवि था? कलहन, कलहन जो है हर्ष और जयसिंह के कवि थे। जयसिंह के, जयसिंह के कवि थे। ठीक है, तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? विजयनगर। विजयनगर की अगर बात किया जाए तो विजयनगर के जो संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का थे। इसके संस्थापक कब किया था? तो 1336 में, 1336 में। किसके शासनकाल में था? तो किसके शासनकाल में वो था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद कासिम नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये जो हरिहर और बुक्का था ये दोनों जो है भाई था, और दोनों भाई जो है उसी, है ना, उसी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अपने प्रांत आया और हरिहर और बुक्का ने क्या किया? एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका नाम है हरिहर और बुक्का। कब किया था? 1336 में। किसने के शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। तीनों क्वेश्चन चारों ये इंपोर्टेंट है। अगला, डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। तो क्या है डोल ड्रम? क्या है आप लोग बताने की कष्ट करेंगे, कमेंट भी करिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है कि नहीं ये गलत है तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो डोल ड्रम क्या है? मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो ब्रह्मा का लकीर है जो मैं पढ़ा दिया वही है ना, तो ऐसा बात नहीं है। जैसे ज्ञान बिंदु सर बोलते हैं कि हम जो पढ़ा दिए वो ब्रह्मा का क्या है? लकीर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी चीज से गलती होती है। डोल ड्रम क्या है? तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है,
उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। तो डोलड्रम क्या है ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। क्या है? डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। क्या है जी? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। इस पेटी की अगर बात किया जाए तो यह जो पेटी है, ये जो पेटी है उत्तर एवं दक्षिण में, उत्तर एवं दक्षिण में यह पेटी, यह पेटी उत्तर एवं दक्षिण में, उत्तर एवं दक्षिण में, उत्तर एवं दक्षिण में 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में स्थित है। कितने के कितने बीच में? 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में है। 5 डिग्री के बीच में है ना। तो पूछ सकता है कभी कभी कि यह पेटी मतलब कौन पेटी? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कितने डिग्री के बीच में है? तो 0 से 5 डिग्री के बीच में। कहाँ है? तो उत्तर एवं दक्षिण के बीच में है, उत्तर एवं दक्षिण के बीच में है। अगर यहां बात किया जाए भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में, तो यहां जो है आपको पूरे वर्ष सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है। यहां यहां पूरे वर्ष सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी है ना सीधी रेखा में पड़ती है, सीधी रेखा में पड़ती है। ठीक है, ये था डोलड्रम। डोलड्रम के बारे में अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, या गृहिणी की सेवाएं हैं, या कार चालक की सेवाएं हैं, या पर्यटक गाइड की सेवाएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कि भारत में मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, और निर्वाचित होने का अधिकार मतलब निर्वाचित मतलब जैसे विधायक संसद जो भी बनना है, ये जो अधिकार है यह कैसा अधिकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको संवैधानिक अधिकार, है ना, संवैधानिक अधिकार। लेकिन यहां ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। ठीक है, जैसे 1 नंबर में विधिक अधिकार है, उसी तरह से बी में लिख दीजिए, बी में लिख दीजिए मूल अधिकार, मूल अधिकार। सी में लिख दीजिए आप संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा ये, है ना, संवैधानिक अधिकार। और डी नंबर में ऑप्शन हम दे देते हैं, डी नंबर में हो जाएगा नौसैनिक अधिकार, नौसैनिक अधिकार हो जाएगा। तो इसका आंसर तो हम बता ही दिए हैं कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसे अधिकार है? तो एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान में निर्वाचन से संबंधित जो है जिक्र किया गया है। अगर भाग की बात किया जाए तो भाग 15 में, है ना, भाग 15 में, भाग 15 की अगर बात किया जाए तो ये किससे संबंधित है? निर्वाचन से, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 किससे संबंधित है? टोटल कितना? 22 भाग है, जिसमें भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 324 से 329 के बीच में है ना, अनुच्छेद, निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद, निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो 324 से 329 में है, 324 से 329 के बीच में है। अब चलते हैं एक एक करके थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि 324 में क्या है।
ये सब क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 324, तो 324 में क्या है, तो भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। सबसे पहले भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 325 में। 325 में, तो 325 की अगर बात किया जाए तो निर्वाचन की नियमावली है, संबंधित है। निर्वाचन की नियमावली से संबंधित है, से संबंधित है। अनुच्छेद अगर बात किया जाए अनुच्छेद 326 की, अनुच्छेद 326 के, तो 326 में क्या है ना, तो इसमें वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क वयस्क मताधिकार से संबंधित है ना। तो ये सब क्रीम क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन आपका डिस्कशन कहीं मिलने वाला नहीं है। सीधा क्वेश्चन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा और कहेगा फलना के चिलना, चिलना के फलना। तो ऐसे जो है एग्जाम नहीं निकलने वाला है आज के समय में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है, ठीक है। तो एक एक चीज बेसिक के रूप में आपको जानकारी होना चाहिए। अब इसमें कौनों एगो दे देगा बीच में उठा करके, तो सभी पढ़े रहिएगा तो आप आराम से टटोल मटोल के आराम से मार सकते हैं, ठीक है। 327 की अगर बात किया जाए, 327 की अगर बात किया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाएं और विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। कर 327 में क्या किया गया है, तो लोकसभा एलएस लिखते हैं, कॉमा राज्यसभा आरएस लिखते हैं, और राज्य की विधानसभा है ना, एंड राज्य की विधानसभा, विधानसभा विधानसभा राज्य की विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार, विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास, संसद संसद के पास है, ठीक है। तो ये सभी, और 328 और 329 की बात करते हैं, 328 329 की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 329 में क्या है, तो निर्वाचन से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए कानून है ना, कानून न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये है, ठीक है। 329 में क्या है कि निर्वाचन से संबंधित, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना। 329 में क्या है, तो निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए विधि या कानून, है ना, विधि
विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका पॉइंट था। ठीक है, तो इतना सारा जो है आपका पॉइंट था, ये सभी जो है आपको बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। कब मनाया जाता है जी? तो 23 जून को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था? अकबर ने, अकबर क्या है? मुगल वंश के था, एक शासक था अकबर, है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी जो है राजा किसका है? मुगल काल का है। तो अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था? बसावन, केशव, मुकुंद, दसवंत, है ना। तो अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, ये बताना है। तो ये किया था आपको दसवंत को। किसको किया था? दसवंत को। किसको किया था? दसवंत को। ठीक है, अबुल फजल, अबुल फजल का आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। अबुल फजल ने, अबुल फजल ने अबुल फजल ने अबुल फजल ने अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में 15 चित्रकारी रहने का उल्लेख किए हैं, रहने का उल्लेख किए हैं। कितने चित्रकारी का? तो अबुल फजल ने जो है 15 चित्रकारी रहने का जो है उल्लेख किया है। दसवंत की अगर बात किया जाए तो यहीं पर लिख देते हैं, दसवंत जो है कुम्हार जाति का था, कुम्हार जाति का था, है ना। यह एकमात्र चित्रकार था जिसने आत्महत्या कर लिया था, है ना। जिसने क्या कर लिया था? आत्महत्या, आत्महत्या किया था। ठीक है, तो ये था दसवंत के बारे में। बसावन की अगर बात किया जाए, है ना, बसावन की, तो बसावन जो है निर्जन स्थान पर मरुस्थल में भटकते मजदूर का चित्रण किया था। निर्जन स्थान पर, निर्जन मतलब जहां पर कोई नहीं हो, निर्जन स्थान पर, निर्जन स्थान पर, निर्जन स्थान पर भटकते मजदूर का चित्रण किया था, है ना, जो कि इसका काफी फेमस था, है ना, किसका? बसावन का। तो ये सारा पॉइंट था इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में
सशक्त की गई थी, है ना, किसके द्वारा? जॉर्ज बॉर्लो, लॉर्ड रिपन, कर्जन, लिटन, है ना। तो सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थानीय स्वशासन, है ना, किसने लागू किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था जी? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन की अगर बात किया जाए, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से 84 था। 1880 1880 से 84 था, है ना। कितना था? 1880 से 84 के बीच में था लॉर्ड रिपन का शासन काल। लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए तो यह एक उदारवादी था, है ना, उदारवादी था। उदारवादी मतलब दयावान था, उदारवादी था, दयावान था। अगला पॉइंट की अगर बात की जाए तो लेडी विद द लैंप, है ना, लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप, है ना, किसे कहा जाता है? तो इसी लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। और भी इसके पॉइंट है, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के महान उद्धारक की संज्ञा दिया था, है ना। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा, उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? उद्धारक की संज्ञा किसने नहीं, बल्कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, टिंगल ने दिया था। किसने दिया था? तो लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हैं या हमारा बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहलाता है? जिमुन, हरमट्टन, बोरा, खमसिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा खमसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खमसिन। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो खमसिन कहते हैं। क्या कहलाता है? खमसिन। उसी तरह से अगर देखा जाए लीबिया की पवन की गिबली कहा जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो लीबिया, लीबिया की गर्म, की गर्म व शुष्क पवन को, शुष्क पवन को क्या कहा जाता है? तो गिबली, गिबली कहा जाता है। गिबली, गिबली कहते हैं। क्या कहलाता है? गिबली। और ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है। ट्यूनेशिया में क्या कहते हैं? तो चिली, ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है। चिली कहा जाता है। और एक पॉइंट है, अरब के रेगिस्तान में, अरब के अरब के रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं चलने वाली चलने वाली
गर्म एवं शुष्क पवन को शुष्क पवन को है ना क्या कहा जाता है, तो उसको सिमुक कहते हैं। क्या कहलाता है, को सिमुक कहते हैं, सिमुक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो खमसिन कहलाता है। और लीबिया में इसी तरह से लीबिया की गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, तो गिबली कहलाता है। और ट्यूनेशिया में चिली कहलाता है। और अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं, तो सिमुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं, है ना, पंपास, प्रेरी, सवाना, बेल्ट, क्या कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका में के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पंपास कहलाता है। क्या कहलाता है, पंपास, पंपास, क्या कहलाता है जी, तो पंपास कहलाता है। प्रेरी की अगर बात किया जाए तो प्रेरी जो है आपको उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। सवाना की बात किया जाए तो ये जो है दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका नहीं, दक्षिणी दक्षिणी अफ्रीका बेल्ट को कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो बेल्ट कहलाता है। सवाना की अगर बात करें तो सवाना जो है अफ्रीकी महादेश का है। सवाना किसका है, अफ्रीका महादेश के, अफ्रीका महादेश के घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना कहलाता है। और पंपास तो हो ही गया आपको अर्जेंटीना, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी है, 74%, 81.5%, 61%, 72%, है ना। 11 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भारत की साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 74%। कितना है, 74% जो है भारत की साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 74% है। अब बात करते हैं कि 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। भारत की पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष की अगर बात किया जाए तो 82.14% है। उसी में अगर देखा जाए महिला की, है ना, महिला की जो है साक्षरता दर कितनी है, तो महिला की अगर देखा जाए तो महिला की है आपको 65.46%, 65.46% है, 65.46% है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। सबसे कम अगर देखा जाए साक्षरता तो हमारा जो है कहाँ का है, बिहार का है। सबसे कम किसका है, तो बिहार का है। कितना है, तो 61.82%, 61.82% है। उसी में अगर देखा जाए सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक की अगर बात किया जाए, सर्वाधिक साक्षरता दर तो केरल की है। किसकी है, केरल की है। कितनी है, तो इसका तो जो है 90 प्लस होगा, 93.91%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा, तो लोथल तो कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है।
तो गुजरात मारिए ऑप्शन पर, है ना। कहाँ है, तो गुजरात में है। धौलावीरा की अगर बात किया जाए, है ना, धौलावीरा की, धौलावीरा की अगर बात किया जाए तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। गुजरात के धौलावीरा कच्छ के रण, एक जिला है, में अवस्थित है, में अवस्थित है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कुछ कीजिए पॉजिटिव, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ताकि हमारा मनोबल क्या रहे, बरकरार रहे, और आपके लिए एक से एक जो है टॉपिक पर लाते रहें। ठीक है, तो धौलावीरा कच्छ के रण में अवस्थित है। कच्छ के रण में, कच्छ का रण जो है क्या है, तो वहां का एक जिला है। हाथी दांत की अगर बात किया जाए, हाथी का दांत, हाथी का दांत प्राचीन, पहले जो है हाथी के दांत का व्यापार होता था। हाथी के दांत का साक्ष, का साक्ष की अगर बात किया जाए तो ये कहां से मिला है, हाथी के दांत का साक्ष अगर देखा जाए तो ये लोथल से मिला है। कहां से मिला है, लोथल से। कहां से मिला है, लोथल से। कहां से मिला है, लोथल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, 1995, 99, 2004, 2006। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 2006 में। कब हुआ था जी, तो 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था, और इसमें संशोधन किया गया है। तो संशोधन अभी हाल में किया गया है ना। बिहार पंचायती पंचायती बिहार पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम संशोधन, ये कब हुआ है, तो ये जो संशोधन हुआ था आपको 2021 में। कब हुआ है, 2021 में। ठीक है, 2021 में हुआ है। और बिहार का प्रथम बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर देखा जाए तो अभी कौन है, बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो ये थे आपको, ये है आपको वर्तमान में दीपक कुमार, दीपक कुमार है। ठीक है, कौन है, दीपक कुमार है। अगला क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र से संबंधित है, संयुक्त प्रांत से, उत्तर पश्चिमी प्रांत से, कुर्ग से, मध्य प्रांत से। तो खान अब्दुल गफ्फार खान किस प्रांत से संबंधित रखते थे, ये बताना है। तो इनका जो संबंध था उत्तर पश्चिमी सीमांत से। कहां था, उत्तर पश्चिमी सीमांत से, उत्तर पश्चिमी सीमांत से। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात किया जाए, खान अब्दुल गफ्फार खान की, है ना, तो इसे कई उपनामों से जानते हैं। खान को कई उपनाम से जानते हैं। पहला अगर देखा जाए तो इनका जो है खुदाई खिदमतगार, उपनाम बोले हैं, तो पहले उपनाम वाचा खान, है ना, इनको जो है वाचा खान कहते हैं, वाचा खान कहलाता है। और क्या कहलाते हैं, तो ये जो है बादशाह खान कहलाते हैं, बादशाह खान, बादशाह खान कहलाते हैं। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनकी अगर बात किया जाए तो इन्होंने 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 खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया, खुदाई
खिदमतगार, खिदमतगार की स्थापना 1929 में किया था। 1929 में किया था। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खुदाई खिदमतगार जी की स्थापना कब हुआ था? 1929 में। किसके द्वारा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और इनको भारत रत्न भी दिया गया था, है ना। इन्हें 1987 में 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र के नेता थे? उत्तर पश्चिमी सीमांत के थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को कई उपनाम से जानते हैं। पहला नाम है वाचा खान, है ना, वाचा खान, वासा खान, और इसको एक नाम से सर्वेंट्स ऑफ गॉड, यहां लिख देते हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में किया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था। तो इतने सारे पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? लखनऊ संधि पर 1916 में। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, है ना, 1916 में, 1916 में इसमें जो है 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। समझौता, है ना, किन्हीं के प्रयास से हुआ था, उनका नाम लिख देते हैं, है ना। तो किसके किसके प्रयास से? तो एनी बेसेंट व तिलक के प्रयास से समझौता। एनी बेसेंट व तिलक के प्रयास से हुआ था, के प्रयास से हुआ था, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए 1916 के अधिवेशन वाला में, तो इसमें कांग्रेस ने, इसमें कांग्रेस मुस्लिमों का पृथक मतलब अलग, पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार लिया था, है ना, स्वीकार लिया था। ठीक है, तो लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। किसके प्रयास से हुआ था? तो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से हुआ था। इसमें कांग्रेस जो है क्या किया था? तो मुस्लिमों का जो पृथक निर्वाचन पद्धति का मांग किया था, वह कांग्रेस ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक सैनिक नगर बनाया था, जिसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, आप लोग सुने होंगे कि सल्तनत युग का जो है राजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने एक सैनिक नगर बसाया था। उसका नाम पूछ रहा है क्या है? तो उसका नाम क्या था? क्या बंगाल था, सिंध था, मैसूर था?
इनमें से कोई नहीं। क्या था? तो इसका जो नाम था गलत है, ठीक है। यहां पर सिरी होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सिरी, सिरी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राजधानी था क्या था? सिरी था। कौन था? सिरी, सिरी। तो खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन, सेना को नगद वेतन एवं अस्थाई सेना, अस्थाई सेना मतलब परमानेंट नौकरी, है ना, अस्थाई सेना रखने का, है ना, रखने का प्रावधान किया था, प्रावधान किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई सेना जो है किसके द्वारा जो है बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन कौन देता था? तो अलाउद्दीन खिलजी देता था। कौन देता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसको मारकर बना था? तो अपना चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हत्या करके, है ना, गद्दी पर बैठा था। चाचा कहिए या दामाद कहिए, है ना, वही बात है। और एक घोड़ा दागने की, है ना, घोड़ा, घोड़ा दागने की, दागने की पद्धति, पद्धति भी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, खिलजी द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एकता प्रथा को भी समाप्त इन्होंने ही किया था। एकता प्रथा, एकता प्रथा को समाप्त भी किया था, है ना, एकता प्रथा को समाप्त किया गया था। और शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत जो है किया था इल्तुतमिश ने। शुरुआत, शुरुआत किया था आपको इल्तुतमिश। और समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दान की गई भूमि को, दान की गई भूमि को छीनकर, को छीनकर, है ना, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। कौन सी भूमि में? खालसा भूमि में, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, है ना। तो इन्होंने जो है क्या किया? खालसा भूमि परिवर्तित कर दिया, जो दान भूमि में दिया जाता है। सल्तनत काल की बात किया जाए तो सल्तनत काल की, सल्तनत काल की, काल की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था? तो देवल था, है ना, देवल। क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या नाम था? देवल था। तो ये सारा पॉइंट जो है आपके लिए था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक सैनिक नगर बनाया था, जिसका क्या नाम था? तो सीरी था। और क्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन दिया। क्या किया? और तो अस्थायी सेना रखने का प्रावधान किया गया, घोड़ा दागने की पद्धति अपनाई, एकता प्रथा को समाप्त किया। और एकता प्रथा को शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। और दान की गई जो भूमि था उसके राजकाल में, उसको छीन करके उसको क्या किया? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। और सल्तनत काल की महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थी वो क्या थी? तो देवल थी, ठीक है। आगे चलते हैं। दारा सिको उत्तराधिकार का युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हारा था? और किससे लड़ेगा, हारेगा? क्या औरंगजेब से, मोहम्मद आजम, शेरशाह, बैरम खां? किससे हारा था? तो बताए थे इसके पिछले क्लास में कि शाहजहां के 4 गो बेटा था। क्या था? 4 गो बेटा था, जिसमें एक दारा सिको था, शाह सुजा था, दारा सिको था, शाह सुजा था, औरंगजेब था, है ना, एक बेटा और था। एक बेटा का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो टोटल जो है 4 बेटा था। कितने बेटा था? 4 बेटा था। तो इसका जो दारा सिको का जो उत्तराधिकारी था युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हारा था? तो किसी और से नहीं बल्कि औरंगजेब से। किससे? औरंगजेब से। किससे हारा था? औरंगजेब से। सामूगढ़ की युद्ध की अगर बात किया जाए, है ना, सामूगढ़ की युद्ध की बात, सामूगढ़ की युद्ध जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो 29 मई 1658 को, 29 मई 1658 को
हुआ था, जिसमें औरंगजेब क्या रहा था, विजय रहा था। औरंगजेब क्या रहा था, तो विजय रहा था। हाँ, एक भाई का नाम याद आ गया हमको, मुराद बख्श था। कौन था, मुराद बख्श, मुराद बख्श था। ठीक है, तो ये जो सामूगढ़ की जो लड़ाई हो रहा था, उसमें तीनों भाई एक तरफ था, औरंगजेब एक तरफ था, है ना, तो स्वाभाविक है कि हरा देगा। तो औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श की संयुक्त सेना की मध्य हुआ था। ठीक है, औरंगजेब था, शाह शुजा था, मुराद बख्श था, है ना, ये तीनों एक तरफ था और दारा सिकोह एक तरफ था। तो स्वाभाविक है कि औरंगजेब क्या होगा, जीत जाएगा। क्या होगा, जीत जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषदों का, उपनिषदों, उपनिषद का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद, है ना, शाहजहां के शासनकाल, शाहजहां के, शाहजहां, शाहजहां के शासन काल में हुआ था, में हुआ था। तो उपनिषद पूछता है तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ था, तो ये बताना है शाहजहां के शासन काल में। और किया था किसने, तो दारा सिकोह ने। किसने किया था, है ना, दारा सिकोह ने। दारा सिकोह बहुत ही विद्वान था, लेकिन औरंगजेब बहुत खतरा था, इसलिए इसको राजा बनने नहीं दिया था। इसी, है ना, ईमानदारी के देख करके लेनपुल ने इनके लिए एक वर्ड कहा है ना, क्या, कि सहिष्णुता एवं उदारता का ये क्या है, लघु अकबर है। क्या है, लघु अकबर। सहिष्णुता, सहिष्णुता एवं उदारता, एवं उदारता, उदारता के लिए यह एक क्या है, लघु अकबर है, लघु अकबर है, लघु अकबर है। यह बात, यह बात किसने कहा था, यह बात लेनपुल ने, लेनपुल ने। ठीक है, तो ये था। तो दारा सिकोह उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हारा था, औरंगजेब से। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुआ था, 29 मई 1658 में, 29 मई 1658 में हुआ था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके समय में, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, है ना, किसने किया था, तो दारा सिकोह ने। और सहिष्णुता एवं उदारता के लिए इसे यह उपाधि दिया गया था, जिसका नाम है, इसके सहिष्णुता एवं उदारता के लिए इसे लघु अकबर कहा जाता था। यह जो है किसने कहा था, तो लेनपुल ने। किसने कहा था, लेनपुल। अगला क्वेश्चन, कर्ण नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा के किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिसे नेत्र मतलब आंख में जैसे प्रवेश करने वाला प्रकाश, जो प्रवेश करता है प्रकाश, तो उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, मात्रा को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्या, रेटिना, पुतली, कॉर्निया, श्वेत पटल, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। तो पुतली के द्वारा, किसके द्वारा, पुतली के द्वारा जो है यह कवर किया जाता है। कॉर्निया, आइरिस का कार्य जो है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करना है, तो कंट्रोल करना है, आइरिस, है ना, इसका आइरिस। अगला क्वेश्चन, कहना उष्मा छेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, उष्मा छेपी। तो उष्मा छेपी जब होगा तो क्या होगा, उष्मा छेपी। तो उष्मा छेपी में क्या होता है, उष्मा निकलती है। क्या होता है, उष्मा निकलती है। उष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, सारा भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस, खाने पीने वाला, है ना, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम, अधिनियम, ये जो अधिनियम था ये 24 दिसंबर 1986 को, 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था, पारित
हुआ था। कब हुआ था? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता के अधिकार है ना एवं अधिकारों के बारे में बताता है। जैसे मैगी खा रहे हैं तो मैगी का गुणवत्ता कितना होना चाहिए, ये आपका अधिकार है जानने का, समझने का, है ना। कोई भी चीज, कोई भी खाने वाला चीज, है ना, उपभोग करने वाला चीज जिसमें जो है गुणवत्ता की गारंटी अवश्य रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किससे संश्लेषण में है? तो विटामिन के ना, विटामिन के तो किसके लिए? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के लिए। किसके लिए है? प्रोथ्रोम्बिन के लिए। प्रोथ्रोम्बिन का जो कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना है। क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन में प्रोटीन का निर्माण होता है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये निर्माण जो होता है यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो यकृत द्वारा। यहां पर लिख देते हैं, यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो यकृत द्वारा। प्रोथ्रोम्बिन का कार्य जो है, प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का करने में सहायक है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन रक्त को थक्का करने में सहायक है ना। रक्त को थक्का करने में सहायक कौन है? तो प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है। और के का रासायनिक नाम होता है क्लोरोक्विनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, ये था। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? मानव विकास रिपोर्ट तो ये जो जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। इसकी स्थापना की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना तो 1990 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1990 में, 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। मानव विकास सूचकांक की संकल्पना यहां पर लिखते हैं, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्र महबूब उल हक ने किया था। और भारतीय अर्थशास्त्र भी था इसमें, जिसका नाम है अमर्त्य सेन एंड भारतीय अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन ने, ये दोनों मिल करके, है ना, अमर्त्य सेन ने किया था। ठीक है, तो ये सारा था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का मूल्य जो होता है 0 से 1 होता है। कितना होता है? 0 से 1 होता है। यहां पर लिख देते हैं, मानव विकास सूचकांक की जो वैल्यू होती है, मानव विकास सूचकांक की जो वैल्यू होती है 0 से 1 होता है। 0 से 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जैसे भी पूछे, ठीक है, कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा जारी